जानते हैं कि आपके सपने आपके लिए कितने मायने रखते हैं। इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं SME लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मार्गरेट थैचर नहीं रही, वो आयरन लेडी यानी कि लौह महिला के नाम से विख्यात थी। मगर आयरन लेडी का ये संबोधन भारत में एक नहीं दो तस्वीरें उभारता है। एक ऐसी भारतीय नेता की याद दिलाता है जिनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनको भी लौह महिला कहा जाने लगा था। पुरुष प्रधान राजनीति की दुनिया में जबरदस्त दबदबा बनाने वाली इन लौह महिलाओं की शख्सियतों में क्या कुछ समान था, ये जानने की कोशिश की पारुल अग्रवाल ने। दो देश, दो अलग शख्सियतें, दोनों ही के नाम, एक जैसा इतिहास। मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी अपने अपने देशों की इन पहली महिला प्रधानमंत्रियों के तेवर मिलते जुलते थे। मिसेस गांधी बड़ी डिटरमेंट थी, मिसेस थैचर बहुत डिटरमेंट थी। वो कॉमन था, डिसाइसिव थी और एक दोनों के स्ट्रेंथ थी। मिसेस गांधी हमेशा हिंदुस्तान का सोचती थी और फिर कैसे हिंदुस्तान को दुनिया में फिट करना है। मिसेस थैचर का भी यही रवैया था। To destroy democracy. अपने सख्त और विवादास्पद फैसलों के लिए मशहूर हुई मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी की परिस्थितियां और विचारधाराएं अलग थीं। That he wanted the European Parliament. लेकिन संसद के भीतर जब बात फैसला लेने की हो तो दोनों महिलाओं का दबदबा लगभग एक जैसा था। No, no, no. वो दोनों औरतें खूब कंट्रोल करती थी अपनी कैबिनेट को, उनके खिलाफ कोई नहीं आवाज उठा सकता था। मिसेस गांधी भी वैसी ही थी और मिसेस थैचर भी वैसी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और सब उनसे डरते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। थैचर ने ब्रिटेन की राजनीति और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। इंदिरा गांधी जमीनी बदलाव नहीं ला पाई हों, लेकिन उनके रहते महिलाओं में पहली बार खुलकर सामने आने की एक उम्मीद जगी। हालांकि इन दोनों शख्सियतों की राजनीतिक जमीन एक दूसरे से बेहद अलग थी। मार्गरेट थैचर हमेशा एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर रही। इंदिरा गांधी के बारे में अगर देखो तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, उन्होंने भारत की लोकशाही को बहुत नुकसान पहुंचाया, मेरी मान्यता है। मार्गरेट थैचर इंदिरा गांधी से प्रभावित थीं और कई मौकों पर उन्होंने खुलकर इसका इजहार भी किया। ब्रिटेन की राजनीति और इस देश के इतिहास पर मार्गरेट थैचर की छाप हमेशा रहेगी, लेकिन उनके निधन के साथ भारत और ब्रिटेन के राजनीतिक संबंधों के युग का अंत हो गया है, जब इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर जैसे नेताओं के आपसी संबंधों की छाप राजनीति पर प्रभाव कायम करने का दम रखती थी। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए,
बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग करते सैलानी, कहां का है ये नजारा, बताएंगे आपको, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। लेकिन पहले बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। सऊदी अरब में खुद पर हुए हमले के 9 साल बाद बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर एक बार फिर वहां पहुंचे। सऊदी अरब यमन के साथ अपनी सीमा पर 1800 किलोमीटर लंबी बाढ़ खड़ी कर रहा है। उसका कहना है कि इस सीमा से यमन के रास्ते उसके यहां ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग और अलकायदा चरमपंथियों की घुसपैठ होती है। यमन को अलकायदा के एक प्रमुख गुट का अड्डा माना जाता है। यमन में चरमपंथियों के बढ़ते प्रभाव से परेशान सऊदी अरब ने लाल सागर से सटी सीमा पर बाड़ लगानी शुरू कर दी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बीबीसी संवाददाता बेन राइट ने नागरिकता की मांग के लिए हो रहे रैली का जायजा लिया। पूरे अमेरिका में ऐसी रैलियां हो रही हैं जिनमें ऐसे अप्रवासी नागरिकता की मांग कर रहे हैं जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। अनुमान है कि अमेरिका में करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे अप्रवासी हैं। इनमें अधिकतर हिस्पैनिक समुदाय के लोग हैं। अमेरिकी संसद में जल्द ही इन अप्रवासियों के लिए एक विधेयक लाए जाने की संभावना है। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 9 साल राज किया और फिर सत्ता से बाहर होने के बाद 4 साल देश से बाहर रहे। अब उन्होंने ऐसे समय फिर पाकिस्तान का रास्ता थामा है जब वहां सियासत एक चुनावी मोड़ पर खड़ी है। मुशर्रफ चुनाव लड़ रहे हैं पर उनकी एक और लड़ाई अदालत में भी चल रही है। इस्लामाबाद में हमारी साथी इरम अब्बासी ने मुशर्रफ से खास बातचीत की और उनके सामने कानूनी चुनौतियों और उनकी राजनीति पर उसके असर पर सवाल किए। उस वक्त एक एनवायरनमेंट थी, उस एनवायरनमेंट में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैं चला रहा था, एक ट्रांजिशन ऑफ प्रोसेस जिसमें सस्टेनेबल डेमोक्रेसी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। उसमें कुछ एक्शंस लिए गए, वो सारी वो हिस्ट्री है और वो कोर्ट्स में पेश किए जाएंगे, जाहिर है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें आपको इंसाफ दे पाएंगी? उम्मीद तो अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिले तो कहां से मिलेगी? आपको इतने बड़े लीगल चैलेंजेस का सामना है तो इनमें आप इलेक्शन कैंपेन अपनी कैसे करेंगे? सही बात है, मतलब मल्टीपल फ्रंट्स हैं जिनको कॉम्बैट करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन लड़ना तो सबका हक है। इस्लामाबाद और कराची के आपके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए जबकि चित्राल के एक्सेप्ट हो गए हैं, तो अगर वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि PMLN और PTI उसको चैलेंज करेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? चित्राल से लड़ेंगे, जो कुछ भी होता है वो तो लीगल इशू है। वहां पर आप खुद जाएंगे चित्राल में? जाऊंगा उधर, एक दफा तो जरूर जाऊंगा और उसके बाद उनसे कैंपेन जब चलेगा तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक आपके मीडिया भी इस्तेमाल हो सकता है, स्काइप पे आदमी बोल सकता है, टेलीफोन पे एड्रेस कर सकता है, तो ये सारी चीजें, लेकिन एक दफा तो जरूर जाऊंगा। आपने कराची में कहा कि आपको ह्यूमिलिएशन फील हुई जब आप वापस यहाँ पर आए, और तो क्या कोई पशेमानी है कि आप पाकिस्तान क्यों वापस लौटे? वो तो इनिशियल एक रिएक्शन था, लेकिन बाद में मैंने उसे रैशनलाइज किया कि वो जो एक मैं खुद ही कहता रहा हूं कि कानून के सामने हर शख्स बराबर है, तो वो क्या मेरे पे नहीं अप्लाई करता? सुप्रीम कोर्ट में मुतालबा किया गया है कि आपका नाम ECL में डाला जाए, तो अगर आप पाकिस्तान में ही बंद होकर रह गए तो ये आपको कबूल है? मैं तो यहाँ रहने के लिए आया हूँ, बाहर जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इधर रहने के लिए और इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आया हूँ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान से चुनावों की गहमागहमी की कुछ और खबरें भी हम दिखाएंगे। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। तबला वादक तलवीन सिंह के साथ सुनिए। जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था,
तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों की सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। और अब बात उनकी जिनको अक्सर अनदेखा किया जाता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन साफ करना। भारत का शायद ही कोई मध्यम वर्गीय घर हो जिसमें घरेलू नौकर नहीं होंगे। लेकिन क्या आपने कभी उनके हक के बारे में सोचा है? ना कोई छुट्टी, ना पेंशन। भारत में घरेलू नौकरों को तो श्रम कानून मजदूर तक नहीं मानता। ब्राजील में पिछले दिनों एक बड़ा बदलाव हुआ। वहां घरेलू नौकरों को दूसरे कामगारों जैसे हक दिलवाने वाला कानून बन गया। भारत में भी कुछ ऐसी ही मांग होती रही है। अपर्णा घार भारत के लाखों घरेलू नौकरों में से एक हैं। वे दिन में 12 घंटे काम करती हैं। अपर्णा मुंबई की 5 घरों में बर्तन मांजना और घर की सफाई जैसे काम करती हैं। पगार वाढवून मागतो, परत हमें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, साथ ही हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलने में भी दिक्कत होती है। ये सब तो मालिकों पर निर्भर है। भारत का श्रम कानून किसी फैक्ट्री के कर्मचारी की तरह घरेलू नौकरों को मजदूर नहीं मानता, बावजूद इसके कि करीब हर शहरी मध्यम वर्गीय घर में ऐसे नौकर काम करते हैं। इसी वजह से उन्हें छुट्टियों जैसे आम से दिखने वाले अधिकार भी मुहैया नहीं हैं। ये महिलाएं मुंबई में घरेलू नौकर के साथ दुर्व्यवहार का विरोध कर रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि घरेलू नौकरों की मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण कोई असाधारण बात नहीं है।
लेकिन हाल ही में संसद ने कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध जो कानून पारित किया है, उसमें घरेलू नौकरों को भी शामिल किया गया है। साल 2008 में घरेलू नौकरों को ध्यान में रखकर एक कानून का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन उसे अब तक कानून की शक्ल नहीं दी जा सकी है। भारत में घरेलू नौकरों की कोई बड़ी यूनियन तक नहीं है और यही वजह है कि वो मजबूती से अपनी मांगे आगे नहीं रख पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अनुसार साल 2010 में भारत में 1 करोड़ घरेलू नौकर थे। ये आंकड़ा 2005 से 2 गुना है और इनमें से 70% महिलाएं हैं। मैंने पिछले 1-2 सालों में देखा है कि इस मामले पर नीति निर्धारण के लिए प्रतिबद्धता बढ़ी है। ऐसी नीतियों का सिस्टम के भीतर से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ जानकार कहते हैं कि घरेलू नौकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों के घर संभालते हैं वही लोग नौकरियां कर देश के विकास में योगदान देते हैं। योगिता लिमय, BBC न्यूज, मुंबई। घरेलू नौकरों के हक की लड़ाई। और अब समय है क्लिक का। तकनीक की दुनिया में हो रही हलचलों की जानकारियों के साथ मुकेश शर्मा। एडिनबरा के हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे लेजर के इस्तेमाल से 3D आकार में बनी वस्तुओं को 1 किलोमीटर की दूरी से भी स्कैन किया जा सकता है। हालांकि ये तकनीक मानव शरीर को स्कैन करने में इतनी कामयाब साबित नहीं हुई है। फेसबुक पर अपने दोस्तों के अलावा दूसरे लोगों को मैसेज करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है। अमेरिका में ये नया सिस्टम अभी ट्रायल पर है, लेकिन ब्रिटेन में 30 लाख फेसबुक यूजर्स को मैसेज के लिए चार्ज किया जा चुका है। फेसबुक ने हालांकि अभी ये नहीं बताया है कि मैसेज के कितने पैसे कटेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि एक मैसेज का चार्ज $1 तक हो सकता है। ब्रिटेन के एक चर्च में होने वाली सभा में पहली बार पूजा अर्चना के लिए स्तुति किताबों की जगह टैबलेट लाई गई है। वाईफाई से जुड़ी हुई ये टैबलेट डरबी के सेंट जॉन चर्च में इस्तेमाल की गई। ग्लोबल इंडिया में देखिए अगले सप्ताह मौत के मुंह से बची मलाला को तो ब्रिटेन में मिली नई जिंदगी, लेकिन क्या है हाल पाकिस्तान में उनके साथियों का और कैसे बन रहे हैं डिजिटल तकनीक से हॉलीवुड में हीरो हीरोइनों के चेहरे। कश्मीर को कुदरत की खूबसूरती का एक ऐसा नाम माना जाता है जिसे जन्नत तक कहकर बुलाया गया, पर इस जन्नत पर बीच बीच में काला साया भी पड़ता रहा। कभी बंदूक की गोलियों से खून खराबा हुआ तो कभी कोई अपराध, जैसे पिछले दिनों वहां एक ब्रिटिश पर्यटक की हत्या हुई। मगर इन सुर्खियों से परे पिछले दिनों कश्मीर का एक और चेहरा नजर आया। यूरोप के आल्प्स पर्वत और अमेरिकी रॉकीज से दूर ये है भारतीय कश्मीर का हिमालय पर्वत। भारत पाक नियंत्रण रेखा से कुछ ही मीलों की दूरी पर बर्फ का ये दिलकश नजारा है गुलमर्ग का। 1990 के दशक में घाटी में तनाव के बाद भारतीय कश्मीर में पर्यटकों की तादाद में कमी देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2009 में 6 लाख पर्यटकों ने भारतीय कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाया, जबकि 2012 में 13 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का रुख किया। We are from बेंगलुरु, कर्नाटका it is. हम कर्नाटक के बेंगलुरु से यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। हालांकि कश्मीर में कमाई का सबसे बड़ा जरिया खेती बाड़ी है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से यहाँ कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। सर्दियों में ज्यादातर सैलानी गुलमर्ग का ही रुख करते हैं, बल्कि गर्मियों में भी। स्थानीय लोगों की जिंदगियां पर्यटकों से आने वाले पैसे पर ही निर्भर है। हालांकि गुलमर्ग भारतीय ही नहीं बल्कि बाहरी सैलानियों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है, लेकिन नियंत्रण रेखा से इसकी करीबी की वजह से कई देश अपने पर्यटकों को यहाँ न आने की सलाह देते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर हुआ तनाव और अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद घाटी में कर्फ्यू की वजह से भी पर्यटन क्षेत्र को थोड़ा धक्का लगा है। बहरहाल कश्मीरी पर्यटन को चलाने वाले लोग अप्रैल से लेकर जून के सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं और इन्हें उम्मीद है कि तनाव का माहौल फिर लौट कर न आए। शालू यादव, BBC न्यूज। मशहूर संगीतकार तलवीन सिंह तबला और इलेक्ट्रॉनिक का शास्त्रीय संगीत के साथ संगम कर फ्यूजन म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। लंदन में भारतीय उपमहाद्वीप की कला और संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे एल्केमी फेस्टिवल में तलवीन
3 क्लासिक हिंदी फिल्मों में लाइव संगीत देंगे। हमारे स्टूडियो में उन्होंने दिखाई इसकी एक झलक, तो आप भी सुनिए। हमारे परंपरा में जो चीज सदियों से पहले से बनी है उसको जारी रखना हमारा मकसद ही होता है। मेरा जो स्टाइल है म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, मतलब वो हिट ट्यून नहीं होते, लेकिन आप डूब जाएंगे हमारे संगीत में। कभी तो लगता कि हम समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, और यही थोड़ा सा इसकी झलक मेरे संगीत में होती है कि एक सर्च, एक खोज है कि क्या हो सकता है। इस सांस से तो लंदन में भी हमने भारत को महसूस किया। फिलहाल लंदन से बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से नेहा भटनागर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज दिन भर लगातार। न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। मध्य प्रदेश में कायम है गुंडा राज। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आक्रामक बयान। नेत्राम की मौत को लेकर साधा प्रदेश सरकार पर निशाना, बोले नेता और डॉक्टरों में है मिलीभगत। वसुंधरा राजे सिंधिया में आया है अपेक्षित बदलाव। भोपाल में बोले कप्तान सिंह सोलंकी। उमा भारती को बताया जनाधार वाली नेता। प्रदेश में भाजपा की हैट्रिक का किया दावा। मुरैना पुलिस ने शिवपुरी के अगवा युवती को कराया अजमत के लुटेरों से आजाद। 10 महीने तक आबरू लूटते रहे दरिंदे। अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के विरोध में फूटा राव वासियों का आक्रोश। बाजार को किया बंद, चक्का जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की रखी मांग। और बालाघाट में अटल ज्योति अभियान का आगाज। अरुण जेटली और सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। अब 24 घंटे मिलेगी घरेलू बिजली। जेटली ने की सीएम की तारीफ। नमस्कार, अपने एमपी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 1 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने कोलारस और बदरवास में मॉडल स्कूलों का भूमि पूजन किया, जिसके बाद वो दतिया में पुलिस प्रताड़ना से जान गंवाने वाले मृतक नेत्राम के घर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान सिंधिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडा राज कायम है और इस घटना में राजनेता, प्रशासन और चिकित्सक सभी की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि नेत्राम मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घटना की जितना निंदा हम करें वो कम होगी। ये प्रमाण निकालता है कि मध्य प्रदेश में प्रशासन भी पूरी तरह से गुंडाराज पे आ चुका है। अपने हितों के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, मासूम लोगों की जान भी लिया जा सकता है। और इस विषय को मैं स्वयं उठाऊंगा, कांग्रेस पार्टी उठाएगी और हर व्यक्ति जो न्याय में अपना विश्वास रखता है उस व्यक्ति को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। जिन पुलिस वालों ने हरकत ये की है उनको सबसे ज्यादा दंड से दंड उनको मिलना चाहिए। अस्पताल के लोगों ने जिन्होंने गलत रिपोर्ट लिखवाया दतिया में उनको दंड मिलना चाहिए। और राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल जो लोग रहे हैं
उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो विषय ही पूरी तरह से प्रमाणित है, आप लोगों को मालूम है, यहाँ के एक एक व्यक्ति को मालूम है कि किस तरीके से राजनीतिक दल मिला हुआ है, किस तरीके से प्रशासन मिला हुआ है, किस तरीके से अस्पताल के कर्मचारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज से। मनोज, मृतक नेतराम के घर पहुंचे थे, परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की, एक बार फिर से इसी मामले को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है सिंधिया ने। देखिए रात ये ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर गांव पहुंचे और जैसे ही वो ग्वालियर गांव पहुंचे तो मृतक जो नेतराम परिहार है उसके माता पिता से मुलाकात की और लगभग आधा घंटे तक उन्होंने उनके माता पिता से मुलाकात करने के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया से रूबरू हुए तो उनके तेवर काफी तीखे थे। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में जो राज है वो सुशासन नहीं है बल्कि कुशासन का राज है और यहाँ पर गुंडा राज कायम है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन में या जो आधिकारिक है, प्रशासनिक तंत्र है, उसमें पूरी तरीके से गुंडा राज कायम है और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कई इस तरीके की घटनाएं हुई, कई पुलिस प्रताड़ना के मामले सामने आए जिनमें कई निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ। मनोज, तेवर बहुत कड़े थे सिंधिया के, लेकिन क्या अपने स्तर पर भी कुछ करेंगे वो? इस बारे में क्या कुछ कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या कदम उठा सकती है? इस मामले पर कुछ नहीं बोला सिंधिया ने। देखिए रात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो लोकसभा में भी आवाज उठाएंगे। उसके अलावा उन्होंने इतना संकेत भी दिया है कि इस पूरे जो नेतराम परिहार का जो मामला है उस पूरे मामले को जो कांग्रेस है वो उस पूरे मामले को उठाएगी और मध्य प्रदेश में आगामी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इस पूरे मुद्दे को लेकर तैयारी की जा रही है, पूरी रणनीति बनाई जा रही है और इसे लेकर जो कांग्रेस है वो भाजपा सरकार को, शिवराज सिंह सरकार को घेरने की तैयारी। बिल्कुल, शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। सिंधिया के द्वारा कहा गया लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो कहीं न कहीं राजनीति की बू भी इस मामले से आ रही है, क्योंकि मामले को भुनाने की कोशिश कहीं न कहीं सिंधिया के द्वारा भी की गई है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। फिलहाल धन्यवाद मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें आज पहुंचे थे सिंधिया मृतक नेतराम के घर उनके परिवार वालों से मिलने, संवेदना व्यक्त करने। साथ ही साथ आज जब पहुंचे हैं तो तेवर बड़े कड़े रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, सीधे तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधा और हर किसी की मिलीभगत बताई है सिंधिया ने। आपको बता दें और ये भी कहा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कि इस पूरे मामले को वो लोकसभा में उठाएंगे और जिस तरह आगामी विधानसभा चुनाव है इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश कांग्रेस एक बड़े स्तर पर करेगी। वर्ष 2004 में उमा भारती की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से विदाई के दौरान भाजपा के शक्तिशाली नेताओं में से एक रहे उस वक्त के प्रदेश संगठन महामंत्री कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा है कि उमा राजनीतिक दृष्टि से सफल, सामर्थ्यवान और जनाधार वाली नेता हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर भाजपा की मुख्यधारा की राजनीति में लौटने के बाद उमा भारती की आगामी विधानसभा चुनाव में भूमिका को लेकर कप्तान सिंह स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने से बचे। राज्यसभा सांसद कप्तान सिंह ने इतना जरूर कहा कि पार्टी उमा भारती के प्रभाव का देश में और मध्य प्रदेश में उपयोग करेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को चुनौती नहीं दे सकती। श्री उमा भारती के प्रति काफी समर्थन है और उस समर्थन का उपयोग पार्टी करेगी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय उनका लिया, पार्टी में उनको लिया, सम्मान से लिया, उत्तर प्रदेश में उनको काम दिया और देने के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर अब देश में और मध्य प्रदेश में जहां जहां उनकी आवश्यकता होगी उनकी सामर्थ्य का, उनके अनुभव का, उनकी वक्तृत्व कला का, उनके प्रभाव का उपयोग करेगी पार्टी। कांग्रेस चुनौती दे नहीं सकती क्योंकि कांग्रेस में जिन लोगों को एकत्रित होकर के पार्टी को मजबूती से आगे लाना चाहिए चुनाव जीतने के लिए, वो एकजुट पार्टी हो नहीं सकती क्योंकि वो एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। कांग्रेस का जो आपस का अंतर कलह है वो अंतर कलह ही उसको ले जाएगा। और दूसरा ये भी है कि अभी जनता ने जो 10 वर्ष का शासन काल दिग्विजय सिंह का देखा है, जनता उसको अभी भी भूली नहीं है और जनता का अभी ये विश्वास जगा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम शुरू किए उन विकास के कामों को आगे बढ़ाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के हित में भी यही है कि इस सरकार को तीसरी बार जनता ने लाना चाहिए। निर्णय जनता। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अब बदल गई हैं। वसुंधरा ने खुद में अपेक्षित बदलाव
लाया है और इस बदलाव का खुलासा किया है भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद कप्तान सिंह सोलंकी ने। सोलंकी का कहना है कि आज राजतंत्र का नहीं बल्कि लोकतंत्र का राजा चाहिए जो लोगों के बीच से ही आता है। इस बात को समझकर ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद में बदलाव लाया है।